हिंदी में पजल सॉल्व करना चाहते हैं, ये रही पजल। वीडियो को पॉज कर लो और तब तक आपको सॉल्यूशन पर नहीं आना है जब तक आप इसको अपना 100% नहीं दे रहे। ठीक, अब ये जो लोग इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हैं वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आपको 10 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व करो।
कैसी लगी? पजल बहुत प्यारी है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इतने टाइम में सॉल्व कर ली हो सकता है कुछ लोगों की पजल अभी भी ना बनी हो। तो इन केस अगर किसी की पजल नहीं बनी है और आपको लगता है यार थोड़ा सा टाइम दे दूंगा तो बन जाएगी, या फिर आप फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हो, किसी भी केस में अगर आपको फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिला है, आप फाइनल सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचे हो, तो वीडियो को रिवाइंड करना, क्वेश्चन पे जाना और फिर पजल सॉल्व करते रहना। जब आपको लगेगा आप अपना 100% दे चुके हो तब डिस्कशन। ठीक है। अब आपको याद है मैं आपको एक चीज बताया करता था कि मेंस एग्जामिनेशन में दो टाइप की पजल्स पूछी जाती है। कौन से दो टाइप की पजल पूछी जाती है? पहला टाइप वो होता है जो समझने के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिनका बेस थोड़ा सा अतरंगी बनता है, और उस तरीके की पजल हमने इससे पहले अक्सर एग्जामिनेशन में देखी नहीं होती। टाइप की पजल। और दूसरी पजल वो हो गई जो कन्वेंशनल पैटर्न की पजल है। कन्वेंशनल पैटर्न मतलब हाँ हमें पता है ये क्या है क्या नहीं है, इस तरीके की पजल हम अब तक बहुत पजल सॉल्व कर चुके होते हैं। दो टाइप की पजल। तो जो एक अतरंगी पैटर्न होता है जिसमें बेस थोड़ा सा अलग बनता है, जिस टाइप की पजल हमने पहले एग्जामिनेशन में नहीं देखी, अगर ऐसी पजल हमारे सामने आती है तो उसमें पॉसिबिलिटीज कम बनती है, उसमें पॉसिबिलिटीज कम बनती है। पर अगर ऐसे पजल आपके सामने आ गई कि जो कन्वेंशनल पैटर्न की है उसमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा बन सकती है, तो ये एग्जैक्टली किस टाइप की पजल है देखते हैं। तो हमें क्या बोला है इस पजल में कि 10 लोगों ने सेमिनार अटेंड किया है इन 2 डिफरेंट मंथ्स। 2 अलग अलग महीनों में 10 लोगों ने सेमिनार अटेंड किया है। महीने कौन से हैं? जून और जून। इन कंसेक्यूटिव 2 वीक्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वर्ड आप समझ नहीं पाए हो तो पजल का बेस ही बना नहीं पाए होंगे। अगर आपने ये वर्ड नहीं समझा है, कंसेक्यूटिव 2 वीक्स, जून और जुलाई में लगातार 2 हफ्तों में 10 लोगों ने सेमिनार अटेंड किए हैं। ये लाइन जिसको समझ में आई होगी सिर्फ और सिर्फ वही बेस बना पाया होगा, और बेस बनाना ही इस पजल में सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज। आगे फिर ठीक है, वो अनसर्ट वो वैकेंट वाला खेल हमें पता है, इससे पहले हम वो पजल डिस्कस कर चुके हैं, वैकेंट वाले में कैसे करना है, क्या करना है, लैंग्वेज पे कैसे ध्यान देना है। तो वैकेंट वाला खेल तो बाद में शुरू होगा, पहले तो बेस तो बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर हमें बोला था कि 2 कंसेक्यूटिव वीक्स जून एंड जुलाई की। ये कब पॉसिबल होगा? कैलेंडर में जून के बाद जुलाई आता है। अब लगातार 2 वीक बोला है, हमें क्या बोला है? लगातार 2 वीक्स। अब लगातार 2 वीक्स है, इसका मतलब जुलाई का फर्स्ट वीक ही होगा ना वो। जुलाई मंथ का पहला ही वीक होगा, तभी कंसेक्यूटिव वीक आ सकते हैं। जून मंथ का लास्ट वीक होगा और जुलाई मंथ का पहला वीक होगा। बात समझ में आ गई? खेल समझ में आ गया? तभी जाके ये कंसेक्यूटिव वीक हो सकते हैं। अगर जून का पहला वीक और जुलाई का कोई और वीक ले लिया तो वो वीक कंसेक्यूटिव नहीं हो पाएंगे। वीक्स को कंसेक्यूटिव बनने के लिए जून मंथ का लास्ट वीक होना पड़ेगा और जुलाई मंथ का पहला वीक होना पड़ेगा, तभी जाके ये कंसेक्यूटिव बन पाएंगे। ठीक। तो अब बेस कैसे बनेगा? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक। ये हमने एक वीक कर लिया। कौन सा कंसिडर कर लिया? एक वीक हमने ये, हम लोगों ने ये वीक कंसिडर कर लिया जून का, और ये वीक हमने कंसिडर कर लिया जुलाई का। ठीक। तो यहां पर अब खेल को थोड़ा सा समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसमें बेस को बना लें। ठीक। मैं जरा इसमें बेस को बना लेता हूं। ओके, हैव सम पेशेंस जब तक मैं बेस बना रहा हूं।
ओके तो अब ये बेस हम लोगों ने बना लिया है। ओके ये मंथ कौन सा होगा? ये जून मंथ होगा, ठीक। और ये मंथ कौन सा होगा? जुलाई मंथ होगा। क्या बेस आपको समझ में आ गया? जुलाई महीने का पहला हफ्ता और जून महीने का आखिरी हफ्ता अगर आया हो तो और तो ही ये दोनों हफ्ते लगातार हफ्ते या कंसेक्यूटिव वीक हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे प्यारा पॉइंट, जिन्होंने समझ लिया लाजवाब, ठीक। ईच मंथ हैज 1 वीक, हर महीने में एक एक वीक है, हमने कर लिया। फर्स्ट वीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे टू संडे, पहला वीक मंडे टू संडे, मंडे टू संडे वीक है, मंडे टू संडे वीक है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक। पी अटेंड्स द सेमिनार ऑन डबल डिजिट ऑड प्राइम नंबर डेट, डेट भी तो लेनी है हमें इसमें, डेट कहां दी है? आगे पूरी की पूरी पजल अगर पढ़ लेंगे तब भी हमें डेट कहीं पे नहीं मिलेगी, पूरी पजल में डेट का जिक्र कहीं पर है ही नहीं। मिल रहा है कहीं पे डेट का जिक्र? एक भी जगह किसी भी नंबर का, हाँ चलो ये फलाने नंबर की डेट इसमें प्रेजेंट है, कहीं पे नहीं बोला। कॉमन सेंस लगाना होगा, सारी की सारी डेट हमें मिल जाएगी। मैंने क्या कहा आपको कि जुलाई महीने का पहला हफ्ता, अब जुलाई महीने का पहला हफ्ता है तो जाहिर सी बात है ये 1 तारीख होगी, ये 2 तारीख, ये 3 तारीख, ये 4 तारीख, ये 5, ये 6 और ये 7। जुलाई महीने का पहला हफ्ता। अब पहला हफ्ता और महीने का शुरुआती 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा जून महीने का आखिरी हफ्ता। कंसेक्यूटिव वीक हमें चाहिए थे। जून महीने में कितने दिन होते हैं? 30। जून में 30 दिन होते हैं, तो ये जून का आखिरी दिन होगा 30 तारीख वाला, ये 29, ये 28, ये 27, ये 26, ये 25 और ये, क्या हमें सारी डेट मिल गई? कहां से मिली? कंसेक्यूटिव वीक होने चाहिए थे, इस लाइन से हमें सारी डेट मिली। अब सारी डेट जिस जिस को मिल गई थी लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर थोड़ा सा खेल को समझ। पी सेमिनार डबल डिजिट ऑड प्राइम नंबर डेट, है ना, ये ऑड को गोली मारो, क्योंकि अगर नंबर डबल डिजिट होगा जो भी प्राइम होगा वो ऑड ही होना चाहिए। ऐसा एक भी डबल डिजिट का इवन नंबर प्रेजेंट नहीं है जो प्राइम हो, तो ये ऑड फालतू में आपको परेशान करने के लिए दिया है ना। तो प्राइम नंबर, डबल डिजिट प्राइम नंबर डेट पे पी सेमिनार अटेंड कर रहा है। डबल डिजिट मतलब इधर होगा, खाली सारे सिंगल डिजिट डेट है, तो पी जुलाई में नहीं जून में आएगा। अब जून में प्राइम नंबर डेट 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29, सिर्फ और सिर्फ 29 प्राइम नंबर डेट थी, तो पी कहां पर आएगा? 29 तारीख, 29 जुलाई। पी फाइनल हो गया। पी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं, पर कंफ्यूजन सिर्फ तब नहीं होता जब हम ये सारा का सारा बेस कंफर्म पक्का बना चुके हैं। मजा आ रहा है? और आगे और मजा आएगा, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ बेस वाला खेल खेला है, अभी वेकेंट प्लेस वाला भी खेल खेलना है ना। हमें क्या बोला है? नो 2 एडजेसेंट डेज आर वेकेंट, बाजू बाजू में कोई भी 2 वेकेंट डेज आने नहीं चाहिए। आर अटेंड सेमिनार 2 days बिफोर पी, कंडीशन किसकी रिस्पेक्ट में है? कंडीशन डेज की रिस्पेक्ट में है। क्या आपको वो डिस्कशन याद है वेकेंट प्लेस वाला? जब भी कंडीशंस वेकेंट प्लेस को लेकर हो, हमें वहां पर इन चीजों का ध्यान देना है कि कंडीशन पर्सन के रिस्पेक्ट में बताई गई है या प्लेसेस के रिस्पेक्ट में बताई। तो ये 2 days बिफोर डेज के रिस्पेक्ट में कंडीशन है, तो आर के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, सॉरी पी के 2 दिन पहले आर, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, पी के 2 दिन पहले आर, डेज को लेकर कंडीशन थी, मैं डेज काउंट करूं, ठीक। पी के 2 दिन पहले आर। व्हाट इफ अगर ऐसा बोला होता कि एक ही पर्सन आर एंड पी के बीच में सेमिनार अटेंड करता है, एक पर्सन, अगर पर्सन को लेकर कंडीशन बोली होती और ऐसा बोला होता, ये तो हम डेज के रिस्पेक्ट में थी इसीलिए कंफर्म हो गया, अगर पर्सन के रिस्पेक्ट में कंडीशन होती कि आर पी से पहले जाता है और उनके बीच में एक इंसान आता है, तो आर मैं इधर ले सकता था, आर एंड पी के बीच में एक इंसान इधर ले लूंगा, या फिर मैं आर इधर भी ले सकता था, है ना।
अब दो जगह मैंने छोड़ी है पी एंड आर के बीच में, दो जगह मैंने पी एंड आर के बीच में छोड़ी है, पर इन दोनों में से कोई एक जगह वेकेंट होगी। अगर ये जगह वेकेंट होती है और इधर पर्सन आता है, तो आर एंड पी के बीच में पर्सन एक ही आया। दिन भले दो आ गए हो, पर पर्सन एक ही आया था। पर्सन को लेकर दो पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, डेज को लेकर एक ही पॉसिबिलिटी, है ना। और इसको डिटेल में मैं पहले वाले पजल्स के सेशंस में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, इसीलिए अभी इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, है ना। पहले वाले सेशंस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ओके, तो ये हो गया, एक पर्सन अटेंड्स, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ना, ये पर्सन को लेकर है। कंडीशन किसको लेकर है? पर्सन को लेकर। बिटवीन पी एंड आई, आई ऑड नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में सेमिनार अटेंड करता है। पी और आई के बीच में एक पर्सन सेमिनार अटेंड करता है, ठीक। और आई ऑड नंबर डेज वाले में अटेंड कर रहा है। जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, जाहिर सी बात है आई जुलाई में सेमिनार अटेंड करेगा, आई जुलाई में सेमिनार अटेंड करेगा। अब एक पर्सन, पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है पी के बाद में एक छोड़कर आई आ जाए, एक पर्सन छोड़े आई आ जाए। पॉसिबिलिटी ऐसी भी बन सकती है ना, ठीक है। ये आर पी, आई इधर आ जाए। हमें बोला था कि एक इंसान पी और आई के बीच में आना चाहिए था, तो पी और आई के बीच में 2 दिन भले दिख रहे हो, 2 दिन भले दिख रहे हो, इन दोनों में से अगर कोई एक दिन वेकेंट हुआ और इधर कोई एक इंसान आया, तो पी और आई के बीच में एक ही इंसान आएगा, क्योंकि वेकेंट डेज भी है ना सर। टोटल डेज हमारे पास 14 है, लोग कितने हैं? लोग 10 ही हैं। 14 डेज 10 लोग, मतलब 4 दिन वेकेंट होने चाहिए, 4 दिन वेकेंट होने चाहिए। अब सर क्या इनके बीच में एक ही वेकेंट डेज आ सकता है? मल्टीपल वेकेंट डेज नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। क्या पी और आई के बीच में एक से ज्यादा वेकेंट डेज आ सकते हैं? देख लेते हैं। अगर एक से ज्यादा वेकेंट डेज आने होते तो उन वेकेंट डेज को ऐसे आना पड़ता, एक से ज्यादा वेकेंट डेज आने पड़ते तो उन वेकेंट डेज को ऐसे आना पड़ता, है ना। 2 वेकेंट डेज छोड़कर आए ऐसा, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती। वेकेंट डेज कंसेक्यूटिव नहीं आ सकते, इसका मतलब ये वेकेंट डेज ऐसे। क्या पी और आई के बीच में 3 वेकेंट डेज आ सकते हैं? क्या पी और आई के बीच में 3 वेकेंट डेज आ सकते हैं? आंसर है नहीं। अगर 3 वेकेंट डेज आएंगे तो यहां पर 2 वेकेंट डेज कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, क्योंकि पी और आई के बीच में इंसान एक ही चाहिए था। एक ही इंसान 3 वेकेंट डेज को सेपरेट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब पी और आई के बीच में या तो 0 वेकेंट डेज आएंगे, नहीं तो 1 वेकेंट डेज आएगा, नहीं तो 2 वेकेंट डेज आएंगे। पॉसिबिलिटीज क्लियर हो गई क्या आपको? ये वेकेंट डेज वाला खेल है सर। अब अगर ये वाला सिनारियो बना तो ये वाला डे वेकेंट होगा फॉर श्योर, एंड ये वाला डे वेकेंट होगा फॉर श्योर। ये दोनों डेज वेकेंट होंगे, जो भी इंसान आएगा पी और आई के बीच में यहीं पे आना चाहिए, 2 वेकेंट डे, या फिर 1 वेकेंट डे हो सकता है। अब ये वाला वेकेंट डे ये भी हो सकता है, या ये भी खाली दिन हो सकता है। कौन सा डे वेकेंट है हमें अभी नहीं पता। क्या ये खेल समझ में आ गया? वेकेंट डेज वाला चीज समझ में आ गया। इसमें पी और आई के बीच में कोई वेकेंट डे नहीं आएगा, क्यों? पी और आई के बीच में एक इंसान आना चाहिए था। इसमें 2 वेकेंट डेज आ गए, एक इंसान इधर ले लेंगे, एक इंसान आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर इनके बीच में 1 वेकेंट है, दोनों में से कोई एक कंसिडर कर लो, जो वेकेंट होगा इंसान दूसरी जगह पर चला जाए। तो अभी तक आर पी आई की 3 पॉसिबिलिटीज बन रही है, ठीक है। आई मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, चलो ठीक है। आई एंड क्यू अटेंड सेमिनार ऑन सेम डे। आई और क्यू सेम डे पर सेमिनार अटेंड करते हैं। सेम डे पर मतलब ये नहीं इसी दिन क्यू आएगा, नहीं, ये नहीं। सेम डे पर सेमिनार अटेंड करते हैं मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है आई वाले दिन ही क्यू को लो, नहीं। आई ने मंडे को सेमिनार अटेंड किया है तो क्यू भी मंडे को ही अटेंड करे। आई ने मंडे को अटेंड किया है तो क्यू भी मंडे को ही अटेंड करेगा। आई ने वेंसडे को अटेंड किया है तो क्यू भी वेंसडे को अटेंड करेगा। आई ने ट्यूसडे को अटेंड किया है तो क्यू भी ट्यूसडे को अटेंड करेगा। जिस दिन आई ने सेमिनार अटेंड किया उसी दिन क्यू सेमिनार अटेंड कर रहा है। हमारे पास एक ही दिन 2 बार था,
मंडे 2 बार, ट्यूसडे 2 बार, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर एक दिन 2 बार था। तो जिस दिन में आई आ रहा है उसी दिन में क्यू अलग अलग महीनों में होंगे। सेम डे नहीं ले सकते, है ना, सेम डे हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ठीक है। J attends seminar after Q and before R on an even number date. Q के बाद में R से पहले इवन नंबर डेट पर J आना चाहिए था। Q के बाद में R से पहले इवन नंबर का डेट एक ही है। Q के बाद में R से पहले कोई डेट खाली नहीं है। Q के बाद में R से पहले कोई भी डेट खाली नहीं था, तो J Q के बाद R से पहले नहीं आ सकता था। ठाकुर तो गयो, केस कैंसिल, कलेजे में ठंडक, 3 की जगह 2 जगह पर दिमाग लगा। क्यू के बाद में आर के पहले एक ही दिन बचा है और वो इवन डे था, तो जे आ जाएगा। क्यू के बाद में आर के पहले इवन नंबर डेट पे जे जाना चाहिए था। आगे जितने भी लोग कंडीशन पर्सन को लेकर है, as many persons attend seminar between J and R as between I and L, बहुत इंपॉर्टेंट है। J and R के बीच में जितने लोगों ने सेमिनार अटेंड किया है, I and L के बीच में उतने ही लोग सेमिनार अटेंड करेंगे। J and R के बीच में 0, J and R के बीच में 0, J and R के बीच में 0 लोगों ने सेमिनार अटेंड किया है, तो I and L के बीच में 0 लोग सेमिनार अटेंड करेंगे। I और L के बीच में 0 लोग सेमिनार अटेंड करेंगे। L का थोड़ा सा पिक्चर समझ लेते हैं। लोग 0 आने चाहिए थे। कंडीशन किसको लेकर थी? पर्सन्स, लोगों को लेकर कंडीशन थी। लोग 0 आने चाहिए थे। हो सकता है मैं L को यहां पे लूं, I एंड L के बीच में 0 लोग, है ना। हो सकता है मैं L को यहां पर लूं, I एंड L के बीच में 0 लोग। हो सकता है मैं L को यहां पर लूं और इस वाले डेट को वेकेंट डेट बोल लूं। I और L के बीच में लोग 0 ही आए। ये डेट अगर वेकेंट है तो इस दिन पर तो कोई गया नहीं, इसका मतलब I एंड L के बीच में लोग 0 ही आए। या फिर ये भी हो सकता है मैं L को यहां पर ले लूं, नहीं यही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो L इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। फर्स्ट केस में L की ये वाली पॉसिबिलिटी बनी, ये वाली बनी, ये वाली बनी, ठीक। एक ही वैकेंट सीट I और L के बीच में आ सकती है। 2 वैकेंट सीट आई तो दिक्कत होगी। क्यों? वैकेंट सीट कंसेक्यूटिव नहीं आ सकती, वैकेंट डे कंसेक्यूटिव नहीं आ सकता। अगर मैं L को इधर लेता, I और L के बीच में 0 लोग चाहिए थे, मुझे ये दोनों वैकेंट कंसिडर करने पड़ते। अब ये दोनों वैकेंट कंसिडर कंसेक्यूटिव, वैकेंट डेज एक दूसरे को चिपक कर नहीं आ सकते थे। फर्स्ट केस में L की 3 पॉसिबिलिटी। क्या आप सेकंड केस में L की पॉसिबिलिटीज फिगर आउट कर पा रहे हो? L मैं इधर ले लूं, I और L के बीच में 0 लोग। L मैं इधर ले लूं और इसको वैकेंट बोल दूं, I और L के बीच में 0 लोग। L मैं इधर ले लूं, I और L के बीच में 0 लोग। L मैं इधर ले लूं, इसको वैकेंट बोल दूं, I और L के बीच में 0 लोग। तो इस केस में L इधर भी ले सकता हूं, L इधर ले सकता हूं, इधर ले सकता हूं, इधर ले सकता हूं, इधर ले सकता हूं। इस केस में L की 4 पॉसिबिलिटीज, L की 3 और 4 टोटल 7 पॉसिबिलिटीज बन रही है। कलेजे में ठंडक रखेंगे, बस क्लैरिटी मिल गई L कहां कहां आ सकता है। क्लैरिटी मिल गई L कहां कहां आ सकता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। L इवन नंबर डेट पे सेमिनार अटेंड कर रहा है। L कौन सी डेट पे सेमिनार अटेंड कर रहा है? इवन पे। तो L की ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, L इधर आएगा नहीं तो इधर आएगा। L इवन पे सेमिनार अटेंड कर रहा है, L इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता। L इधर लेते तो 1 तारीख, इधर लेते तो 3 तारीख। 1 और 3 तारीख को L नहीं आ सकता, 30 को आ सकता था, 4 को आ सकता था। L इवन डेट पे सेमिनार अटेंड कर रहा था। तो इसमें 2, उसमें 2, 7 पॉसिबिलिटीज बनी थी L की, 7 में से बची सिर्फ 4। O attends the seminar 3 days after L। कंडीशन डेज को लेकर है। L के 3 दिन बाद O एंड L अटेंड्स आफ्टर I। ठीक, L के 3 दिन बाद O एंड L I के बाद में सेमिनार अटेंड करता है। I के बाद में मतलब L इधर नहीं आ सकता,
एल आई के बाद में सेमिनार अटेंड कर रहा था, एल इधर आएगा, आई के बाद में एल इधर आएगा। अगर मैंने एल इधर ले लिया तो इसको मुझे वेकेंट सीट बोलना पड़ेगा। अगर मैं एल को इधर लेता हूं, आई और एल के बीच में 0 लोग आ रहे थे, तो इसको मुझे वेकेंट डे बोलना पड़ेगा, वेकेंट डे। ठीक, अब एल के 3 दिन बाद ओ, डेज को लेकर कंडीशन थी, डेज, एल के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ओ, एल के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ओ, एल के 3 दिन बाद ओ आ रहा है, ओ फाइनल हो गया। L attends after I, no one attends a seminar between O and K. K who attends a seminar on odd number date. O और K के बीच में कोई सेमिनार अटेंड नहीं करता, यानी K और O के बीच में 0 लोग, और K ऑड नंबर डेट पे होना चाहिए। ठीक, ठीक है। O attends a seminar 3 days after L. L no one attends between K. K who attends a seminar on odd number date. ठीक है, K ऑड नंबर डेट पे सेमिनार अटेंड करता है, तो O और K के बीच में एक भी नहीं है। K कहां कहां ले सकता था, O इधर है, K ऑड डेट इधर ले सकता था, इसको मैं वैकेंट बोल सकता था। अगर मैं K को यहां लेता, K और O के बीच में 0 लोग आए, K और O के बीच में 0 लोग, नो वन अटेंड्स द सेमिनार बिटवीन O एंड K, O और K के बीच में 0 लोग, और K ऑड डेट पे, K ऑड डेट पे भी चाहिए था, इवन पे ले नहीं सकता था, तो K इधर ले सकता हूं, या फिर मैं K को इधर ले सकता हूं और इसको वैकेंट बोल सकता हूं। तो K की 2 पॉसिबिलिटीज इसमें बनी। इसमें K की कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, 2 पॉसिबिलिटीज। इसमें K इधर नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, इसमें K इवन डेट पे आ रहा है, मुझे K इवन पे नहीं ऑड पे चाहिए था, तो K इसमें फिक्स हो गया। K सेकंड केस में फिक्स हो गया, K एंड O के बीच में 0 लोग, K एंड O के बीच में। ठीक, तो इसमें K कंफर्म नहीं हो रहा है, K इधर या इधर, K एंड O के बीच में 0 लोग आने चाहिए थे, K एंड O के बीच में 0 लोग आने चाहिए थे। ठीक, जितने भी लोग, कंडीशन लोगों को लेकर है, डेट्स को लेकर नहीं, जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं K के बाद में, उतने ही Q के पहले अटेंड करेंगे। K इधर लिया तो लोग कितने हैं, अच्छा इधर पता है, Q के पहले 0, कंडीशन था K के बाद में जितने लोग अटेंड किए उतने ही लोग Q के पहले अटेंड किए। अब इसमें यह लिखना मुझे मैंडेटरी है कि कंडीशन पर्सन्स को लेकर है, कंडीशन पर्सन्स को लेकर है। Q के पहले 0 लोग है तो K के बाद में 0 लोग आने चाहिए। अगर K के बाद में 0 लोग आने चाहिए तो K इधर नहीं ले सकता, Q के पहले 0 लोग, K के बाद में एक इंसान दिख रहा है, K इधर नहीं ले सकता। Q के पहले 0 लोग, K के बाद में 0 लोग, K फाइनल। Q के पहले या तो एक इंसान हो सकता है या 0, वी आर नॉट श्योर। Q के बाद में या एक इंसान हो सकता है या 0, K के बाद में एक इंसान आ गया है, K के बाद में एक इंसान आ गया है, इसका मतलब Q के पहले एक इंसान आना कंपलसरी है, ये डे वेकेंट नहीं हो सकता। K के बाद में जितने लोग उतने ही लोग Q के पहले, K के बाद में एक इंसान आ चुका है तो Q के पहले ये जो जगह है उसमें एक इंसान आना ही पड़ेगा, वो डे वेकेंट नहीं हो सकता। ठीक, चलो आगे चलते हैं। M इन द मंथ हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, M उस महीने में सेमिनार अटेंड कर रहा है जिसमें मैक्सिमम डेज है, यानी M सेमिनार अटेंड कर रहा है जुलाई में। कौन सी जुलाई मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं खेलना, है ना। N Q के पहले सेमिनार अटेंड कर रहा है, Q के पहले N को कंसिडर करने के लिए जगह ही नहीं है। Q के पहले N कंसिडर कर सकता हूं क्या, ना मुन्ना ना, केस कैंसिल, चलो इधर ही मिलेगा। Q के पहले N, खेल समझ में आ गया, खेल समझ में आ गया। Q के पहले N यही पे लेना पड़ेगा और कुछ भी नहीं, चॉइस हमारे पास। Q के पहले जितने लोग आ चुके थे उतने ही लोग K के बाद में आने चाहिए थे। Q के पहले एक, K के बाद में, डन डना डन डन। ठीक, अभी सारी चीजें हो गई या कुछ बचा है, अभी हमारे पास बचा है, कुछ बचा है, M बचा है, M को फाइनल करना है। ठीक, अब
4 वैकेंट डेज थे हमारे पास और 10 लोग थे। लोग कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक ही इंसान बचा है, वो M बचा है। M कहां पर ले सकता हूं? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज थे, यानी M जुलाई में आना चाहिए था। जुलाई के सारे डेज ब्लॉक हो चुके हैं सिवाय इसके। M जुलाई में आना चाहिए था, जुलाई के सारे डेज ब्लॉक हो चुके हैं सिवाय इसके। तो M कहां पर आना चाहिए? M यहां पर आना चाहिए, है ना। अब 2 वैकेंट डेज बचे हैं। P और I के बीच में इंसान एक ही चाहिए था। P और I के बीच में इंसान एक ही चाहिए था, तो जाहिर सी बात है इसको वैकेंट डे होना पड़ेगा, है ना। जब ये वैकेंट डे हो जाएगा तभी P और I के बीच में इंसान एक आ जाएगा, है ना। ये वैकेंट डे और ये भी वैकेंट डे। ओके, क्लियर सारी चीजें? A to Z सारी की सारी चीजें क्लियर, एकदम चकाचक। सॉल्यूशन मिल गया, फाइनल सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन। मजा आ गया पजल सॉल्व करके? देखो पजल ज्यादा डिफिकल्ट थी क्या? नहीं, बट चीजें चैलेंजिंग कहां पर थी? चीजें चैलेंजिंग सबसे पहला तो चैलेंज बेस बनाने में था। अगर आप बेस सही से बना पाते तो फिर आगे आपका काम थोड़ा आसान होता। तो पहला चैलेंज बेस बनाना, और दूसरा वैकेंट वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। वैकेंट वाले में इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, कंडीशन डेज को लेकर है या लोगों को लेकर, डेज को लेकर या पर्सन्स को लेकर कंडीशन है, इसको लेकर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? कितना टाइम लगना चाहिए पजल को सॉल्व करने के लिए? इस लेवल की पजल देखो, जो अल्ट्रा प्रो मैक्स है ना, जो अल्ट्रा प्रो मैक्स बन गया है, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट का टाइम लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो आइडियल टाइम इस, मैं अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल बोल रहा हूँ, पजल में बहुत अच्छी करारी तगड़ी प्रैक्टिस कर ली है। तो जिसने भी पजल्स में बहुत तगड़ी प्रैक्टिस कर ली है उसको इस लेवल की पजल को सॉल्व करने के लिए 7 से 8 मिनट लग जाएंगे, है ना। अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल में बोल, ठीक है। ये कौन सी लेवल है? अल्ट्रा प्रो मैक्स। एवरेज टाइम कितना लगना चाहिए? मैं बोल रहा हूं कि ये लेवल की पजल को सॉल्व करने के लिए अगर आप ऑन एन एवरेज 10 से 12 मिनट का भी टाइम लेते, ठीक है, ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूँ, बट इतना टाइम अगर लिया तो 100% हर एक क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर सही आना ही चाहिए, ठीक। तो 10 से 12 मिनट का भी टाइम अगर आप लेते हो ऑन एन एवरेज तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये एवरेज टाइम। मजा आ गया पजल सॉल्व करके? पजल सॉल्व करके अगर मजा आ गया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पजल कैसे लगे आपको। ज़रूर आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे, ठीक है। अब इस पजल में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार मैं रिवाइज कर दूं। देखो मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर अतरंगी थोड़ी हट के पजल आएगी, मतलब ऐसा टाइप, ऐसा बेस जिसका हमने इससे पहले कभी मतलब जिक्र देखा ही नहीं है, उस टाइप की पजल इससे पहले कभी हमने सॉल्व करी ही नहीं है। अगर ऐसे टाइप की पजल आती है तो वो पजल सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, बशर्ते जो पजल में बोला गया है वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब पजल में ये जो 2 कंसेक्यूटिव वीक बोले थे, ये कंसेक्यूटिव वीक और डेट वाला फंडा आपको अगर समझ में आता तो ज्यादा दिक्कत होनी नहीं थी। अब आपको अगर वैकेंट वाला कॉन्सेप्ट पता है, वैकेंट वाला कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसमें परेशान नहीं होते, है ना। तो वैसे अगर देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन जिसका अच्छा है और जिसने वैकेंट वाले प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है उसके लिए ये पजल उतनी ज्यादा टफ नहीं थी। वो बोलेगा सर ये मॉडरेट के आसपास, ये टफ नहीं थी, ये मॉडरेट के आसपास। किस कोई कौन बोलेगा? जिसका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है और जिसने वैकेंट वाली प्रैक्टिस बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, है ना। तो बस एंजॉय करो, है ना। ऐसे ही पजल्स हम मेंस के सेशंस में डिस्कस करते रहेंगे, अभी तक किए हैं। जिन लोगों ने इससे पहले के सेशंस देखे नहीं है देख लीजिएगा, एक से बढ़कर एक, मतलब लाजवाब, बेहतरीन, शानदार पजल्स मेंस के डिस्कस। खुद एग्जामिनेशन देने जाता हूं ताकि एग्जामिनेशन में जो लेवल चल रहा है वही लेवल आपको, वही वैरायटी आपको प्रैक्टिस करा सकूं, है ना। एंजॉय करो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन द सेशन। पजल कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।